सफलता पाने का पहला नियम कहता है कि व्यक्ति को खुद पर भरोसा होना चाहिए। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अपने अंदर ये ठान लीजिए कि आप उस काम को जरूर पूरा करेंगे और देखिए कैसे खुद पर विश्वास आपकी राह को तमाम चुनौतियों के बावजूद आसान कर देगा। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला। करीब 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को करेंगे संबोधित। भारतीय विदेश सेवा के 2023 बैच के ट्रेनी ऑफिसर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर की मुलाकात। आज का भारत आपसी सम्मान और गरिमा के साथ समान स्तर पर दुनिया के साथ करता है संवाद। प्रधानमंत्री ने दिया सुझाव, देश की संस्कृति को गर्व और गरिमा के साथ अपने साथ रखें जहां भी हो तैनात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में होगा कार्यक्रम का आयोजन। भारत को मिली दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में की गई शामिल। साल 2016 में स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को जंगी बेड़े में किया गया था शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, अरिहंत देश की सुरक्षा में निभाएगी निर्णायक भूमिका। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी हुई अधिसूचना। 5 सितंबर तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को होगा मतदान। पहले चरण के लिए 244 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र पाए गए वैध। आज नाम वापसी का आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय विदेश सेवा के ट्रेनी ऑफिसर्स से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत सम्मान और गरिमा के साथ बराबरी के स्तर पर दुनिया के साथ संवाद करता है। प्रधानमंत्री ने लोक कल्याण मार्ग पर 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2023 बैच के 36 आईएफएस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान आगे बढ़ने का मंत्र दिया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति की सफलता की सराहना की। साथ ही अपनी जिम्मेदारियों और इससे संबंधित कार्यों पर उनसे सुझाव और मार्गदर्शन भी हासिल किया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति की सफलता की सराहना की और अपने आगामी नए कार्यों पर उनसे सुझाव और मार्गदर्शन मांगा। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि उन्हें हमेशा गर्व और गरिमा के साथ देश की संस्कृति को अपने साथ रखना चाहिए और जहां भी वो तैनात हो इसे प्रदर्शित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत आचरण सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में औपनिवेशिक मानसिकता पर काबू पाने और इसके बजाय खुद को देश के गौरवान्वित प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ाने की बात की। इस बात पर भी चर्चा की कि विश्व मंच पर देश के प्रति धारणा कैसे बदल रही है। उन्होंने कहा कि अब भारत दुनिया के साथ समान स्तर पर परस्पर सम्मान के साथ जुड़ता है। इस बारे में भी उन्होंने बात की कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में कोविड महामारी को कैसे संभाला। उन्होंने देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के मुंबई और पालघर का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई और पालघर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे। यहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। जीएफएफ का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारत और विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं, नियामकों, वरिष्ठ बैंकरों, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित लगभग 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से ज्यादा सत्रों को संबोधित करेंगे। इसमें फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 1,560 करोड़ के 218 फिशरीज प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पालघर में प्रधानमंत्री लगभग 1,560 करोड़ रुपए की लागत से 218 फिशिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसका उद्देश्य फिशिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट की मदद से फिशिंग सेक्टर में 5 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। इसके जरिए 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीन और मोटर से चलने वाली मछली पकड़ने के जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। पोत संचार और सहायता प्रणाली इसरो द्वारा विकसित ये स्वदेशी तकनीक है जो मछुआरों के समुद्र में रहने के दौरान 2 तरफा संचार स्थापित करने में मदद करेगी, बचाव कार्यों में भी मदद करेगी, साथ ही हमारे मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। India's Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of India's largest port project at Vadhavan near Dahanu in Palghar district of Maharashtra. This port will boost economic activity and open new avenues for international trade. The project cost of rupees 76,220 crores includes development of major infrastructure, terminals and other commercial infrastructure. It will be developed in public-private partnership mode as an all-weather, greenfield, deep draft major port. There are 2-3 aspects which are very unique to this project. The first and most important aspect is that there is a huge demand and supply gap will be in 2030 for the EXIM trade for the containers, and this gap will be fulfilled by this particular project. The project has the potential to create around 12 lakh jobs. Local communities expect an uptick in employment and other opportunities for them once the work commences. I feel this project is going to be a mega boost in the financial and infrastructure boost for the progress of the Palghar district, and it is going to be on the maps of major international front, and it is going to improve connectivity to the outside world. Vadhavan port will be in proximity of hinterland clusters including the upcoming dedicated freight corridors and Delhi-Mumbai industrial corridor. The port can serve as a gateway for the upcoming India-Middle East-Europe corridor and the international north-south transportation corridor. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का विषय है विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2023 में भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन के लिए नियम घोषित किए थे। इसके बाद यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों को आशय पत्र सौंपा है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में एक शाखा कैंपस खोलने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे यूजीसी की स्थायी समिति ने नियमों के अनुसार LOI जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। यूजीसी की स्थायी समिति में भारत और विदेश के जाने माने शिक्षाविद शामिल हैं। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर में जुलाई 2025 में अपने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू होने की उम्मीद है। पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम व्यवसाय और प्रबंधन, कंप्यूटिंग, कानून, इंजीनियरिंग, कला और डिजाइन, जैव विज्ञान और जीवन विज्ञान पर केंद्रित विषयों में होंगे। Many international institutions have shown
keen interest in setting up their campuses in India. I'm glad that today the University Grants Commission will be handing over the letter of intent and the approval from UGC to set up its branch campus in India. Prime Minister Shri Narendra Modi has set futuristic goals to shape India's growth, drive innovation, and position India as a global education hub by promoting higher learning and research. While I congratulate the Southampton University, my dear friends, partner with India and prosper with India. We are witnessing a significant milestone in international education in India. The issuance of the letter of intent to the University of Southampton, one of the top 100 universities of the world. And it's issued as they prepare to establish their first campus in India. Today's event is also a testament to the strong and multifaceted bilateral ties between India and the United Kingdom, of which education is a particularly important pillar. NEP 2020 is more than just a policy. It is, in fact, a vision for the future of education in India, one that aspires to elevate our standards to the highest global levels. It aims to make India a hub of excellence, attracting students from around the world, setting up foreign university campuses, and fostering global competencies among our students and our faculty. The initiative will help establish a strong international footprint of Brand India in the education sphere. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शामिल 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू होगी। वहीं नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 सितंबर है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, रियासी, राजौरी और पुंछ जिलों में वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को और अंतिम चरण की 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिहंत भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। 29 अगस्त गुरुवार को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में शामिल किया गया। भारत के परमाणु त्रिकोण और प्रतिरोध को मजबूत करने, रणनीतिक संतुलन और शांति स्थापित करने के मकसद से ये पनडुब्बी देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की तेजी से बढ़ते कदमों के बीच परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी के मिलने से नौसेना की समुद्री सामरिक क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही भारत को पानी के युद्ध में और अधिक मिसाइलें ले जाने की क्षमता मिल जाएगी। पनडुब्बी INS अरिहंत को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नौसेना को 6000 टन की परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी INS अरिहंत मिलने के बाद भारत अब रणनीतिक प्रतिरोध के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ रही चुनौतियों का सामना कराने में सक्षम होगा। अरिहंत श्रेणी की भारत में निर्मित की गई ये दूसरी पनडुब्बी है। व्यापक परीक्षणों के बाद औपचारिक कमीशनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार पनडुब्बी में विस्तारित अवधि में उन्नयन के साथ कुछ तकनीकी मुद्दों को सुलझाया गया था। और बात करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों की। गुजरात में भयंकर बारिश और बाढ़ से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भयंकर बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आज तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। राज्य में बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों को तत्काल राहत मुहैया कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। द्वारका के खामला क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और बाढ़ की स्थिति और प्रभावित लोगों के लिए राहत उपायों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य समेत अन्य मामलों पर दिशा निर्देश दिए और जनजीवन को शीघ्र बहाल करने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दिल्ली में 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव दिल्ली में आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बात की वहां मौजूद भारत और अफ्रीका के एग्जिबिटर्स से। अभी हम मौजूद हैं भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के मंच पर। ऐसे में जो ये मंच है भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में एक बड़ी कड़ी की तरह है। भारत की आर्थिक ताकत को ये दर्शाता है और अफ्रीका के जो देश हैं वो भी इस कॉन्क्लेव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं अजय जी, जो बताएंगे किस तरह से भारत की बढ़ती ताकत को अफ्रीका के देश भी मान रहे हैं और दुनिया भी मान रही है। अजय जी, सबसे पहले ये बताएं, जिस ट्रैक्टर के उस पर हम खड़े हैं यहाँ पर मंच पर, सोनालिका ट्रैक्टर्स, यहाँ पे माननीय उपराष्ट्रपति जी आए थे, उन्होंने चर्चा भी की। क्या बात हुई? सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। जी देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी हमारे स्टैंड पे आए और हमारे ट्रैक्टर पे बैठे। उन्होंने अपनी बातों में ये बताया कि वो किसानी से जुड़े हुए हैं, उनका बचपन किसानी में बीता है और उन्होंने बहुत स्नेह से हमारे ट्रैक्टर की प्रशंसा की और इस पे बैठे। तो ये हमारा सौभाग्य है। जहाँ तक हम ट्रैक्टर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में 22 लाख के करीब ट्रैक्टर प्रोडक्शन होती है, जिसमें से इंडिया जो है वो 10 लाख ट्रैक्टर के करीब बनाता है। तो इंडिया का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम दुनिया की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है दुनिया में। जहाँ तक हम एक्सपोर्ट की बात करें तो सोनालिका ट्रैक्टर जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं। वी आर नंबर 1 एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया सिंस लास्ट 4 सालों से। और हम करीबन 36,000 ट्रैक्टर साल के एक्सपोर्ट करते हैं और कंपनी एज ए ग्रुप हम 1.5 लाख ट्रैक्टर के करीब बनाते हैं हर साल। अगर हम डेवलप्ड मार्केट की बात करें तो सोनालिका ट्रैक्टर यूरोपियन देशों में हैं और अप टू एड्रेसेबल सेगमेंट हम कई मार्केट्स में नंबर 1 हैं। हम लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हैं। अगर मैं अफ्रीका कॉन्क्लेव की बात करूं तो ये बहुत अच्छा फोरम है, CII का 19th कॉन्क्लेव है ये। अफ्रीका मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो आई थिंक माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में भी ये बात की है कि अफ्रीका में जो हमारे बायलैटरल टाइज़ हैं अफ्रीकन देशों के साथ, वो बहुत ही हम उसके बारे में फ्यूचर में सोच रहे हैं। बहुत सारे मिशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। ऐसे में G20 को लेकर भी उपराष्ट्रपति ने बात की कि किस तरह से भारत ने G20 देशों को के उसमें कार्यक्रम में, समिट में अफ्रीकी देशों को भी एक सदस्य के तौर पे बुलाया था। भारत की जो पहुंच है अफ्रीकी देशों में और भारत की जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि प्रधान देश होने के नाते कैसे देखते हैं आप भारत को? देखिए, कोई भी देश का अस्तित्व जो है वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री में भी जाएंगे तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था, जहां से हमने स्टार्ट किया फूड सिक्योरिटी। हमें 1.4 बिलियन लोगों को सर्व करना है और भारत एक ऐसा देश है जो खाली ना केवल भारत के लिए बट अफ्रीका जैसे देशों की फूड सिक्योरिटी के बारे में भी सोचता है। तो जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर है, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ट्रैक्टर है।
तो अगर मैं इसी फील्ड की बात करूं तो हम लोग 35+ कंट्रियों में मौजूद हैं अफ्रीका में। और अगर मैं कंपैरेटिव देखूं अगर इंडिया का भी, तो हम लोग अगर 10 लाख ट्रैक्टर भी बनाते हैं तो हम अभी भी 15 से 20% पोटेंशियल को टैप कर रहे हैं। अभी इंडिया में ही इतना पोटेंशियल है। तो अफ्रीका में तो जैसे कई स्पीकर्स ने वहाँ बोला भी कि वहाँ 60% एरेबल लैंड है, जिसमें से अभी 10% पे काम हो रहा है। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है वहाँ। और फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है अफ्रीका में कई देशों में। तो ट्रैक्टर एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए इस समस्या का हल किया जा सकता है। सोनालिका ट्रैक्टर 18 हॉर्स पावर से लेके 130 हॉर्स पावर तक अफ्रीका में ट्रैक्टर बेच रहा है। और अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, जैसे अल्जीरिया एक ऐसी मार्केट है जहां हमने वहां एक जॉइंट वेंचर कंपनी लगाई। वो 5000 ट्रैक्टर की मार्केट है जहां हम 40% पार्टनरशिप है हमारी एक लोकल कंपनी के साथ। और हम जिस तरीके से ट्रैक्टर यहाँ होशियारपुर पंजाब में बना रहे हैं उसी तरह की फैसिलिटी हमने वहाँ अल्जीरिया में भी क्रिएट करी है। संसद टीवी से आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि भारत की जो मेन ताकत है, मुख्य शक्ति है, वो अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान देश होना ही है। और इसी नाते अफ्रीकी देशों का भी भरोसा भारत पर लगातार वर्षों से बना हुआ है। संसद टीवी पर यही काट देंगे, कोई बात। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरालंपिक 2024 गेम्स की शुरुआत के साथ ही पहले दिन सभी की निगाहें तीरंदाज शीतल देवी पर थी। भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी गुरुवार को पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा के रैंकिंग राउंड में दूसरे स्थान पर रहीं और सीधे राउंड ऑफ 16 में पहुंच गईं। शीतल देवी, जो बिना हाथों के पैदा हुई थी और शूटिंग के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने 720 में से 703 का स्कोर हासिल किया। और इस महीने की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन के फोबे पाइन पेटरसन द्वारा बनाए गए 698 के पिछले रैंकिंग राउंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार कर लिया। हालांकि 17 वर्षीय भारतीय पैरा तीरंदाज तुर्की के ओजनूर क्यूरो से पीछे रहीं, जिन्होंने रैंकिंग राउंड में 704 के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ईरान की फतेह में हिम्मती 696 के साथ तीसरे स्थान पर रही। कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अमृत उद्यान विशेष तौर से खिलाड़ियों के लिए आरक्षित था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर अमृत उद्यान का दौरा करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस बातचीत से जुड़ी कुछ झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सारे नेशनल आप देश का मान दान बढ़ाते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रपति भवन में। 4 गोल्ड मेडल जीत के आने का तैयारी चल रही है कि नहीं आगे के लिए? यस मैम, चल रही है। जूडो में बोल नहीं पाती है लेकिन बहुत अच्छा आप सब देश के मान है, देश को मान को बढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रपति भवन का। ये इसके लिए कौन सी टाइम आगे के लिए तैयारी है कि नहीं? पूरा तैयारी। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो बुलाई हूँ।